हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेट्स इजी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पैथोलॉजी का एक नया सीरीज़, जिसमें मैं बताने जा रहा हूँ पैथोलॉजी जो है जनरल पैथोलॉजी एंड सिस्टमेटिक पैथोलॉजी, दोनों के बारे में मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। तो देखेंगे आज की पैथोलॉजी है क्या, पैथोलॉजी सब्जेक्ट्स जो है उसके क्या क्या ब्रांचेस है, पैथोलॉजी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, और जो पैथोलॉजी का जो बेसिक जो जो जनरल जो बेसिक्स है उसको आज हम लोग समझेंगे इस लेक्चर्स में। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे पैथोलॉजी जो है, एक्चुअली पैथोलॉजी यहाँ से हम लोग देखते हैं। जो ये पैथोलॉजी टर्म है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि शॉर्ट में अगर देखें तो बोलेंगे कि स्टडी ऑफ कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट ऑफ एनी डिजीज़। मतलब कोई भी जो डिजीज़ है उसका अगर कॉजेज़ या इफ़ेक्ट, मतलब कोई भी डिजीज़, मतलब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी डिजीज़ के जो इफ़ेक्ट और उसके कॉजेज़ का अगर स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैथोलॉजी बोलेंगे। अब देखिए पैथोलॉजी जो है ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। पैथोलॉजी जो है ये दो तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टमेटिक पैथोलॉजी, एक है जनरल पैथोलॉजी। सिस्टमेटिक पैथोलॉजी मतलब हम लोग ऐसे पैथोलॉजी का जो ब्रांच, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक रिस्पेक्टिव जो ऑर्गन या सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तब उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सिस्टमेटिक पैथोलॉजी, जो कि ऑल ओवर बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है वो प्रॉब्लम। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि जनरल पैथोलॉजी का पहले। तो जैसे जनरल पैथोलॉजी में हम लोग का आ रहा है शॉक। तो शॉक हम लोग का क्या होता है, शॉक हम लोग का कार्डियक शॉक होता है, न्यूरोजेनिक शॉक होता है, ठीक है, हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। तो ये जो शॉक है ना, ये इससे पूरा बॉडी को इफेक्ट होता है, ठीक है। तो शॉक एक तरह से क्या होगा, जनरल पैथोलॉजी में हो गया। इसके अलावा हम लोग के पास जैसे हो गया इम्बोलिज़म। इम्बोलिज़म मतलब क्या होता है, इम्बोलिज़म मतलब एक डिजीज़ होता है, एक डिजीज़ कंडीशन होता है, जिसमें क्या होता है कि कुछ ब्लड के फ्रैगमेंट या थ्रोम्बस जो है, या एम्बोलाई जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ब्लड में सर्कुलेट करता है, जिससे वो कहीं पर भी रुक करके क्या कर सकता है, ब्लड का जो फ्लो है उसको रोक सकता है। तो कहीं पर भी हो सकता है बॉडी में, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल पैथोलॉजी में बोलेंगे। सेम थ्रोम्बोसिस मतलब किसी तरह का ब्लॉकेज बन जाना कहीं पर भी, किसी भी वेसल्स में, आर्टरी में, तो ये थ्रोम्बोसिस कहीं पर भी बन सकता है बॉडी में। तो इसलिए हम लोग किसी स्पेसिफिक ऑर्गन का बात नहीं करते हैं। इसके बाद इन्फ्लेमेशन, हम लोग को पता है इन्फ्लेमेशन क्या होता है, स्वेलिंग होता है, रेडनेस हो जाता है, और इसके बाद क्या हो जाता है, वहाँ पे हीट हो जाता है, पेन हो जाता है। तो ये कहीं पर भी ऑल ओवर द बॉडी कहीं पर भी हो सकता है। तो ये ऐसा कुछ चीज़ें जो कहीं पर भी हो सकता है। निक्रोसिस हो गया, निक्रोसिस में सेल डेथ हो गया, ये कहीं पर भी हो सकता है। तो ये सारा चीज़ जो होता है हम लोग का बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है। तो इसको हम लोग जनरल पैथोलॉजी के अंदर में पढ़ते हैं। और सिस्टमेटिक जो पैथोलॉजी होता है, सिस्टमेटिक जो पैथोलॉजी होता है वो, उसका स्टडी हम लोग किसी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो पैथोलॉजी हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो जो डिजीज़ है वो सब पढ़ेंगे। जैसे COPD हो गया, निमोनिया हो गया, अस्थमा हो गया, इम्फाइसीमा हो गया, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे डिजीज़ है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है। तो देखिए इस तरह का जो डिजीज़ है, लंग कैंसर हो जाना, तो ये जो डिजीज़ हम लोग कोई एक स्पेसिफिक, मतलब COPD सिर्फ लंग्स में हो सकता है, कहीं और नहीं होगा। निमोनिया सिर्फ लंग्स में प्राइमरीली होता है, कहीं और हो सकता है लेकिन लंग्स में प्राइमरीली होता है। अस्थमा लंग्स में होता है, एम्फीसेमा लंग्स में होता है। तो ये जो चीज़ें हैं जो स्पेसिफिक ऑर्गन या बोल सकते हैं स्पेसिफिक सिस्टम में होता है, तो उसको हम लोग सिस्टमेटिक पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। इस तरह से सिस्टमेटिक पैथोलॉजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, GIT ट्रैक्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग सिस्टम वाइज पढ़ेंगे, उसमें हम लोग सिस्टमेटिक पैथोलॉजी बोलेंगे। क्लियर है? तो यही था जनरल पैथोलॉजी एंड सिस्टमेटिक पैथोलॉजी में डिफरेंस, ठीक है, क्या क्या हम लोग स्टडी करेंगे। अब मैं बताऊंगा आपको कि जो हम लोग का नॉर्मल अपने फर्स्ट ईयर में देखा होगा फिजियोलॉजी के बारे में। तो एक्चुअली फिजियोलॉजी मतलब क्या होता है, फिजियोलॉजी मतलब हम लोग स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी पढ़ते हैं इस, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बॉडी कैसे फंक्शन कर रहा है इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर इन एनी केस, ठीक है ना, अगर वो जो नॉर्मल जो सेल्फ मेंटेनिंग है या उसका जो होम्योस्टैसिस जो कंडीशन आपने पढ़ा होगा, होम्योस्टैसिस मतलब क्या, हम लोग होम्योस्टैसिस मतलब किसी कोई भी डिजीज़ नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, सब कुछ सही चल रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। अगर उस नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन में अगर किसी तरह का कोई इंजरी या स्ट्रेस हो जाता है, इंजरी मतलब हम लोग बाहर से कोई इंजर्ड कर दे, ठीक है ना। स्ट्रेस मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि हम लोग का जो डिमांड वो बढ़ रहा है, उसको हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे कि मान लेते हैं प्रेगनेंसी के समय क्या होगा, प्रेगनेंसी के समय में क्या होता है, प्रेगनेंसी के समय में यूटेरस में क्या होता है,
फीटस ग्रो करता है, एम्ब्रायो ग्रो करता है। तो ये जो ग्रो करता है तो उसमें क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ता है। किसमें स्ट्रेस बढ़ता है, जो आपका जो यूटेरस है उसमें क्या करेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा। स्ट्रेस मतलब क्या, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने से उसका साइज जो है धीरे धीरे बढ़ेगा। तो साइज क्या नॉर्मल है, नहीं, एबनॉर्मल साइज है उसको बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो आ जाएगा अपने साइज़ में। ठीक है, लेकिन कोई डिजीज़ भी नहीं है, लेकिन वो एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल मतलब ज़रूरी नहीं कि वो डिजीज़ ही हो। तो ये क्या है, हम लोग का दिखा रहा है कि वो जो डिमांड है उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए वो स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है ना। तो ये स्ट्रेस एक तरह से क्या है कि हम लोग का फिजियोलॉजिकल जो नॉर्मल जो पहले था उसको चेंज कर देगा। और चेंज करने के बाद जो अल्टर्ड जो फंक्शन होता है, जो अल्टर्ड हो जाता है, उसकी स्टडी के लिए हम लोग जो ब्रांच पढ़ते हैं वो पैथोलॉजी। तो याद रखना है कि जो फिजियोलॉजी होता है वो नॉर्मल फंक्शनिंग और मेंटेनिंग के लिए पढ़ना होता है, और जबकि जो चेंज हो गया, चेंज होने के बाद जो चीज़ दिखेगा उसको हम लोग पैथोलॉजी के अंदर में पढ़ेंगे। अब पैथोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, एब्नॉर्मल फंक्शन पढ़ते हैं, और इसमें फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, नॉर्मल फंक्शन को पढ़ते हैं, किसी भी ऑर्गन, टिश्यू और सिस्टम के बारे में। अब हम लोग का जो लाइफ स्टार्ट होता है वो कैसे स्टार्ट होता है, पहले ये फिजियोलॉजी का इंट्रो पार्ट दे देता हूँ। जाइगोट हम लोग को पता है कि स्पर्म एंड ओवा आके मिलता है। स्पर्म एंड ओवा आके मिलता है तो जाइगोट तैयार होता है। जाइगोट से वो क्लीवेज होते होते ब्लास्टोसिस्ट तैयार करता है। ब्लास्टोसिस्ट से क्या तैयार करता है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल मतलब कुछ भी वो ओरिजिनेट कर सकता है। ठीक है ना। तो प्लूरीपोटेंट जो स्टेम सेल है, इसमें से 2 स्टेम सेल्स निकलेंगे। पहला क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, और दूसरा क्या है आपका मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो होता है ये स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स को तैयार करता है, जैसे कि नर्व सेल हो गया, पैनक्रियाटिक स्टेम सेल्स हो गया, उसके बाद हिपोटोपोएटिक स्टेम सेल्स हो गया, कार्डियोसाइट्स मतलब हार्ट बनाता है। तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से पैनक्रियास, लीवर, ब्रेन का जो पार्ट है और कार्डियक का पार्ट जो है वो बनता है। बाकी मल्टीपोटेंट जो स्टेम सेल्स होता है उसमें से हम लोग का 3 बॉडी का जो है जर्मिनल लेयर निकलता है, जो कि आपने क्लास 11-12 में पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। इंडो, मीज़ो और एक्टो। इंडो मतलब सबसे अंदर का लेयर, देन मीज़ो लेयर, देन एक्टो लेयर। एक्टो लेयर मतलब स्किन जो हो गया, जो बाहर प्रेजेंट होता है। मीज़ो मतलब मस्कुलर लेयर, और इंडो मतलब जो ऑर्गन होते हैं हमारे बॉडी में वो इसी लेयर से तैयार होते हैं। इतना क्लियर है। हाँ, कि जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, प्लूरीपोटेंट जर्मिनल ये स्टेम सेल्स होता है। फिर वहाँ से क्या हो जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स निकलता है और मल्टीपोटेंट स्टेम सेल निकलता है। और फिर वहाँ से आपको अलग अलग जो ऑर्गन है उसके लिए निकल जाता है आपका एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से, जैसे पैनक्रियाटिक स्टेम सेल्स हो गया, उसके बाद हिपोटोपोएटिक स्टेम सेल्स हो गया, नर्व सेल्स हो गया, या कार्डियोसाइट्स हो गया। इधर से एक्सो, एंडो और मीज़ो निकलता है। अब हम लोग बात करेंगे आगे पैथोलॉजी से रिलेटेड कुछ टर्म के बारे में। तो जैसे कि देख पा रहे हैं पैथोजेंस क्या है, पैथोलॉजी मैंने बता दिया। पैथोजेंस क्या होता है, एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, वो वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, और अदर भी हो सकते हैं, मतलब अदर देन वायरस एंड बैक्टीरिया, दैट आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग और कॉजिंग डिजीज़। मतलब ये हो गया पैथोजेंस में एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो, ठीक है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो कुछ और हो, जिसके पास एक कैपेबिलिटी है डिजीज़ प्रोड्यूस करने का। ठीक है, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग और कॉजिंग डिजीज़ कॉज कर सकता है, उसको हम लोग पैथोजन बोलते हैं। तो एनी सब्सटेंस लाइक वायरस, बैक्टीरिया एंड एनी अदर थिंग विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग डिजीज़ और कॉजिंग डिजीज़ आर कॉल्ड पैथोजेंस। ठीक है। अब उसके बाद पैथोजेनेसिस मतलब किस तरह से वो डिजीज़ डेवलप हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं द मोड ऑफ ओरिजिन और डेवलपमेंट, द मोड ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी डिजीज़ आर नोन एज पैथोजेनेसिस। तो हम लोग को पैथोजेनेसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं। इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं कैसे पैथोजेनेसिस हो रहा है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ जॉन्डिस कैसे हो रहा है, जॉन्डिस जो है किस तरह से तैयार हो रहा है, तो उसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट के थ्रू। तो उसी को हम लोग बोलते हैं द मोड ऑफ ऑरिजिन और डेवलपमेंट ऑफ एनी प्रोसेस, मतलब एक तरह का प्रोसेस है पैथोजेनेसिस। ठीक है ना, वो किस तरह से वो डिजीज़ का ऑरिजिन हुआ, वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग को देना पड़ता है। नेक्स्ट है पैथोजेनिसिटी। मान लेते हैं कि एक आदमी था नॉर्मल, अब वो क्या हुआ, डिजीज़ कंडीशन में हो गया। तो नॉर्मल आदमी जब डिजीज़ कंडीशन में हो जा रहा है तो जो डिजीज़ कंडीशन जो है, मतलब ऐसा कंडीशन जिसमें जो ह्यूमन है वो अपने को डिजीज या पैथोजेनिक समझ रहा है या पैथोजेनिक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, पैथोजेनिसिटी। तो कंडीशन ऑफ बीइंग पैथोजेनिक मतलब एक लोग पैथोजेनिक कंडीशन में होने की जो अवस्था होती है उसी को हम लोग पैथोजेनिसिटी बोलते हैं। द कंडीशन ऑफ बीइंग पैथोजेनिक और ऑफ कॉजिंग डिजीज़, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैथोजेनिसिटी बोलेंगे। पैथोनो में क्या होता है,
तो मान लेते हैं कोई भी एक डिजीज़ अगर किसी आदमी को हो जाता है तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हम लोग को देखने को मिलेगा या इंडिकेशन देखने को मिलेगा, साइन एंड सिम्टम जो कि है। तो वही साइन सिम्टम को हम लोग पैथोनॉमिक बोलते हैं किसी भी डिजीज़ का। तो पैथोनॉमिक मतलब होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स और इंडिकेशन ऑफ ए डिजीज़, मतलब किसी भी डिजीज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स और इंडिकेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोनॉमिक बोलते हैं। पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ डिरेजमेंट और अल्ट्रेशन ऑफ फंक्शन सीन इन डिजीज़, मतलब एक ऐसा मतलब डिरेजमेंट अल्ट्रेशन मतलब क्या होता है। पैथोफिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम लोग, फिजियोलॉजी मतलब पता है कि हम लोग क्या पढ़ते थे, फंक्शन जो नॉर्मल फंक्शन होता है बॉडी का उसका पढ़ते हैं। अब इसमें पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट और अल्ट्रेशन ऑफ फंक्शन, मतलब ऐसा ये मतलब ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं डेवलपमेंट या अल्टरनेशन ऑफ फंक्शन सीन इन डिजीज़, मतलब जो भी फंक्शन चेंज हो जाता है, जो भी फीचर चेंज होके डिजीज़ में किस में दिखाई देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं। सेल एडेप्शन, नेक्स्ट अब क्या देखेंगे हम लोग कि सबसे पहला जो है, अगर किसी भी तरह से, आई होप कि इसको बनाने नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये एक नेक्स्ट पार्ट शुरू हो जा रहा है। सो आई होप कि उसको मैं सेल एडेप्शन मतलब जो पहला जो चीज़ है जिसमें स्ट्रेस पढ़ने के बाद जो है सेल अपने का जो फंक्शन है वो चेंज कर रहा है, मतलब जो हम लोग अल्टरनेशन ऑफ फंक्शन पढ़ने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। नेक्स्ट